अकबर, जिनका पूरा नाम अबुल फतह जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर था, मुगल साम्राज्य के सबसे प्रसिद्ध और महान शासकों में से एक थे। उनका शासनकाल 1556 से 1605 ईस्वी तक रहा। बचपन और शुरुआती संघर्ष 1542-1556। अकबर का जन्म 15 अक्टूबर 1542 को अमरकोट सिंध में हुआ था। यह वो समय था जब उनके पिता हुमायूं शेरशाह सूरी से हारने के बाद भारत से निर्वासित जीवन जी रहे थे। अकबर की मां का नाम हमीदा बानो बेगम था। अकबर का बचपन बहुत मुश्किलों भरा था। उनके पिता को भटकना पड़ा और अकबर को अपने शुरुआती साल अपने चाचा चाची और अन्य संबंधियों के पास बिताने पड़े। आश्चर्य की बात यह है कि अकबर ने कभी औपचारिक शिक्षा प्राप्त नहीं की। उन्हें पढ़ना लिखना नहीं आता था, लेकिन उन्हें ज्ञान और सीखने में गहरी रुचि थी। वे शिकार करने, जानवरों को प्रशिक्षित करने और युद्ध कला सीखने में माहिर थे। 1555 में हुमायूं ने शेरशाह सूरी के उत्तराधिकारियों को हराकर दिल्ली का सिंहासन फिर से हासिल कर लिया, लेकिन ये जीत ज्यादा समय तक नहीं टिक पाई। 1556 में हुमायूं की एक पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरकर अचानक मृत्यु हो गई। राज्याभिषेक और बैरम खान का संरक्षण 1556-1560। हुमायूं की मृत्यु के समय अकबर केवल 13 साल के थे। उनके सबसे भरोसेमंद जनरल और संरक्षक बैरम खान ने स्थिति संभाली। 14 फरवरी 1556 को अकबर का राज्याभिषेक पंजाब के कलानौर में एक अस्थायी सिंहासन पर किया गया। उस समय मुगल साम्राज्य अस्थिर था। कई क्षेत्रीय शासक और अफगान सरदार अपनी स्वतंत्रता की घोषणा कर रहे थे। दिल्ली पर हेमू, एक हिंदू राजा जिसने खुद को विक्रमादित्य घोषित किया था, का कब्जा था। बैरम खान के नेतृत्व में मुगलों ने 5 नवंबर 1556 को पानीपत की दूसरी लड़ाई में हेमू को हराया। ये जीत अकबर के शासनकाल के लिए बहुत महत्वपूर्ण थी, क्योंकि इसने दिल्ली पर मुगल नियंत्रण को फिर से स्थापित किया और साम्राज्य को स्थिरता प्रदान की। अगले 4 वर्षों तक बैरम खान ने अकबर के रीजेंट संरक्षक के रूप में काम किया। उन्होंने साम्राज्य को मजबूत किया और कई विद्रोहों को दबाया। हालांकि 1560 में अकबर ने बैरम खान को उनके पद से हटा दिया, क्योंकि वो खुद शासन की बागडोर संभालना चाहते थे। बैरम खान को मक्का की तीर्थ यात्रा पर भेजा गया, लेकिन रास्ते में उनकी हत्या कर दी गई। साम्राज्य का विस्तार और विजय 1560-1585। बैरम खान के जाने के बाद अकबर ने व्यक्तिगत रूप से शासन करना शुरू किया। उन्होंने एक विशाल और कुशल सेना का निर्माण किया और लगभग पूरे भारतीय उपमहाद्वीप को अपने अधीन करने के लिए एक के बाद एक विजय अभियान चलाए। मालवा पर विजय 1561, गोंडवाना पर विजय 1564, मेवाड़ के साथ संघर्ष, हल्दी घाटी का युद्ध 1576, महाराणा प्रताप के साथ युद्ध हुआ जो अकबर के लिए एक कठिन चुनौती साबित हुए। गुजरात पर विजय 1572-73। इस जीत के बाद ही अकबर ने बुलंद दरवाजा बनवाया था। बंगाल और बिहार पर विजय 1574-76, कश्मीर 1586 और सिंध 1591 पर विजय, दक्कन में विस्तार। इन विजयों से अकबर ने एक विशाल और शक्तिशाली मुगल साम्राज्य की नींव रखी। प्रशासनिक और धार्मिक सुधार। अकबर को न केवल एक महान विजेता के रूप में, बल्कि एक महान प्रशासक और दूरदर्शी शासक के रूप में भी याद किया जाता है। प्रशासनिक व्यवस्था। उन्होंने एक मजबूत और केंद्रीकृत प्रशासन प्रणाली स्थापित की। मनसबदारी प्रथा। यह एक सैन्य नागरिक व्यवस्था थी जिसमें अधिकारियों को उनकी रैंक मनसब के आधार पर पद और वेतन दिया जाता था। इससे सेना और प्रशासन दोनों में दक्षता आई। राजस्व व्यवस्था। उनके वित्त मंत्री राजा टोडरमल ने एक कुशल भू राजस्व प्रणाली विकसित की जिसे दहसाला प्रणाली कहा जाता था। इसमें भूमि की माप करके और पिछले 10 सालों के औसत उत्पादन के आधार पर राजस्व तय किया जाता था। धार्मिक सहिष्णुता। अकबर अपनी धार्मिक सहिष्णुता के लिए विशेष रूप से जाने जाते हैं। उन्होंने 1563 में तीर्थयात्रा कर और 1564 में जजिया कर, गैर मुस्लिमों पर लगने वाला धार्मिक कर समाप्त कर दिया।
उन्होंने इबादत खाना पूजा घर की स्थापना फतेहपुर सीकरी में की 1575, जहां वो विभिन्न धर्मों के विद्वानों जैसे हिंदू, मुस्लिम, ईसाई, जैन और पारसी के साथ धार्मिक चर्चाएं करते थे। इन चर्चाओं से प्रभावित होकर उन्होंने दीन-ए इलाही 1582 नामक एक नए धर्म का प्रयास किया। यह कोई कठोर धर्म नहीं था, बल्कि विभिन्न धर्मों के अच्छे सिद्धांतों का मिश्रण था, जिसका मुख्य उद्देश्य नैतिक मूल्यों और शांति को बढ़ावा देना था। कला, साहित्य और संस्कृति का संरक्षण। अकबर के शासनकाल को कला, साहित्य और वास्तुकला के स्वर्ण युग के रूप में भी देखा जाता है। उन्होंने फतेहपुर सीकरी जैसे भव्य शहर का निर्माण कराया, जिसमें बुलंद दरवाज़ा, पंचमहल और जोधाबाई का महल जैसी शानदार इमारतें शामिल हैं। उनके दरबार में 9 रत्न, नवरत्न थे, जो विभिन्न क्षेत्रों के विशेषज्ञ